हिसाब से हम लोग एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए, क्या बनाए, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए खड़े हैं। और आई होप ये सक्षम सीरीज जिस दिन खत्म होगा और 27 ऑफ अप्रैल, कब 27 ऑफ अप्रैल को जब आप जाके एग्जाम दोगे तो आप अपना इतिहास बदलते हुए दिखोगे और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा होगा उस टाइम, जिस कॉलेज का नाम मे भी जादवपुर यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या रेडी हो जादवपुर यूनिवर्सिटी? तो ये एक ऐसा फैक्टर है जहां आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जान रहे हो, बट अगर ये पार्ट आप वीडियो का स्किप कर रहे हो तो वहां पे जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी के कोर्स में जेईई मेंस का पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हो, इतना ऊपर लेवल का क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो, ये चीज जब लोग एनालिसिस कर रहे थे केमिस्ट्री में, तो ये चीज देखने को मिला कि जो हमारा जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ज्यादा ट्रिकी नहीं, जो नॉर्मल बेसिस के क्वेश्चन है उनमें ये देखने को पाया गया कि जो क्वेश्चंस जो इजी लेवल के, वो 2 से 3 साल बाद आपको डब्ल्यूबीसी में रिपीट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 2 से 3 साल बाद आप हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारियर एडुकैप में। तो हम लोग का सक्षम सीरीज आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका होगा डब्ल्यूबीसीई का। तो सक्षम सीरीज में कल हम लोग 2 लेक्चर आया था हम लोग का, फिजिक्स और मैथ्स का। केमिस्ट्री का नहीं आ पाया था किसी रीजन के कारण, तो कल हमने केमिस्ट्री का प्रॉपर रोड मैप देख लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अगर उसके आगे की बात करें तो आज के डे में आज हम लोग का ये 3rd लेक्चर होने वाला है। केमिस्ट्री का 2 लेक्चर आज आप देख चुके हैं। पहला लेक्चर क्या चीज का गया था आपका, मैथ्स का, दूसरा फिजिक्स का गया है, और ये हमारा आज का डे का तीसरा लेक्चर है। तो आई होप आप लोग बहुत थक चुके होंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अप्रॉक्स 1.5 आवर का लेक्चर का आपका ड्यूरेशन था। ठीक है, तो अगर आप बहुत थक गए तो एक लाइन है आपके लिए कि जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिवाज बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इतिहास बदलने के लिए खड़े हैं। और आई होप ये सक्षम सीरीज जिस दिन खत्म होगा और 27 ऑफ अप्रैल, कब 27 ऑफ अप्रैल को जब आप जाके एग्जाम दोगे तो आप अपना इतिहास बदलते हुए दिखोगे और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा होगा उस टाइम, जिस कॉलेज का नाम मे भी जादवपुर यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या रेडी हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में मचाने के लिए, जाने के लिए? तो चलो इसी जोश के साथ, जुनून के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की। तो सर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? तो देखो, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग को थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ना है केमिस्ट्री का, बट उसको हमने यहाँ पे स्किप करने का ट्राई किया है। क्यों किया है ट्राई? क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा दिन नहीं और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। अब बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में लाइक आपको एटम्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एटम्स पढ़ना है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एटम्स पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, कंपाउंड्स पढ़े, या फिर आपको बात करें तो ये सारे चीजों को यहाँ पे पढ़ने का अब हमारे पास उतना वक्त नहीं बचा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। उससे पहले कुछ जो बेसिक चीज है जो हमें जानना चाहिए, फॉर एग्जांपल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि उससे के बेस्ट पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई में अक्सर देखने को मिला है कि क्वेश्चन पूछे गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, तो मे भी डब्ल्यूबीसीई भी ट्राई कर ले और किसी न किसी दिन आपको लक लग जाए और आपका इस बार 27 अप्रैल को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है, तो क्यों ना उसको हम लोग कवर करते चले। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत रेडी हो गए लेक्चर के लिए। बस एक काम करना, 1 मिनट के लिए पॉज करना वीडियो को और जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। सर ये टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि ये सक्षम सीरीज से रिलेटेड या फिर बात करें डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहीं पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर एक अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। इसका पीपीटीज, डीपीपीज, हर एक चीज आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे मिलेंगे। तो जाओ और जाके सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की जर्नी में, जिस जर्नी का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सर ये जो आपका 3 लेक्चर का ये सीरीज होगा, इसमें जो आप 3 लेक्चर लोगे, इस 3 लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो पहले तो ये बता दो, तभी तो हम आगे आपके साथ बने हुए रहेंगे अगर मुझे फायदा का बात लगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है होता है मैटर्स एंड इट्स नेचर, दूसरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, चौथा मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टोइचियोमेट्री। तो बात करने हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस मोल कॉन्सेप्ट से। यहाँ से मोलर मास, फिर ये टॉपिक करने के बाद हम लोग इधर आएंगे। इससे पहले हम लोग जस्ट ये एक टॉपिक, ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा, और ये जो टॉपिक होगा हम लोग का सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है, जिसमें ये वाला टॉपिक और ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक और ये इतना टॉपिक आज हम लोग ट्राई करेंगे कवर अप कर लेने का। कल हम लोग परसेंटेज मास पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं, तो थोड़ा सा रफ्तार में हमें बढ़ना होगा अपने टॉपिक को कवर अप करने के लिए।
बात करें जो जनरल टॉपिक है, वो ये भी आपको कुछ टॉपिक्स इसमें देखने पड़ेंगे जिनका नाम है क्या, मोलालिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी। तो अगर ये जो टॉपिक्स हैं इसकी बात करें तो ये टॉपिक हम लोग को परसेंटेज वाले पार्ट में ही पढ़ लेंगे, हम लोग परसेंटेज कॉम्बिनेशन वाले पार्ट्स में ही, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स है, वो भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का पहला टॉपिक। क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं आज का हम लोग का पहला टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो मैं ये नहीं बोलता कि डाल्टन साहब ने जो बोला था वो सच बोला था, और मैं ये जरूर बोलता हूँ कि डाल्टन साहब ने जो बोला था उसी के बाद से हम लोग का ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और हम लोग इस पे ध्यान देना स्टार्ट किए, ठीक है। तो देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो भी बोले थे वो एक तरीके से जो सराउंडिंग में उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसी को देख के बोला था। तो उनका जो सबसे पहला थ्योरी ये था कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर बात करें मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एटम, यानी कि जो मैटर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे सराउंडिंग में वो इंडिविजुअल्स एटम से बना हुआ है, मतलब एक ऐसा एटम जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। बट अब आप लोग को पता है कि आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो ये एटम को हम लोग 3 पार्ट्स में तोड़ते हुए दिखते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पहला का नाम क्या है, प्रोटॉन, दूसरा का इलेक्ट्रॉन और तीसरा का न्यूट्रॉन। अगर बात करें तो अब ये सारे भी इंडिविजुअली भी पार्ट्स में टूटते हुए दिख रहे हैं, बट अगर अभी तक की बात करें जिसके कंफर्मेशन है तो हम लोग यहीं पे बात करते हैं कि हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पार्ट्स में टूट रहे हैं। तो जो उनका पहला थ्योरी था वो भले ड्रॉबैक में कन्वर्ट हुआ, बट ये चीज हुआ कि जो हमारे मैटर्स है वो क्या चीज से बन रहे हैं, एटम से बन रहे हैं, ठीक है। अब उनका दूसरा थ्योरी देखते हैं कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक जो एलिमेंट गिवन है उसके जितने भी एटम है, एक एलिमेंट जो गिवन है उसके जितने भी एटम है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उनके पास क्या होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है। लाइक मतलब एक एटम मान लो आपको गिवन है Fe, क्या गिवन है, Fe। इस Fe एटम का जितने भी एटम होगा, मान लो एक और Fe गिवन है, एक और Fe गिवन है, ये सबका जो है प्रॉपर्टीज क्या होगा, आपको आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, ये सारे का प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिकल होगा। एक Fe का प्रॉपर्टी दूसरे Fe से अलग देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा डाल्टन साहब ने बोला था। आगे क्या बोला था, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस, यानी कि इन तीनों का जो मास होगा, इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा, वो तीनों का मासेस भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि डाल्टन साहब ये बोले थे कि जितने आपके मासेस भी सेम होंगे और उसके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, किसके, आइडेंटिकल एटम्स के, ठीक है, किसके, आइडेंटिकल एलिमेंट्स के। यानी कि अगर जितने भी एटम है एक गिवन एलिमेंट के, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि मान लो दो एलिमेंट आपको अलग अलग गिवन है। क्या गिवन है, दो एलिमेंट अलग अलग गिवन है। मान लो एक एलिमेंट Fe गिवन है और एक एलिमेंट आपको मान लो ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। अब इस दोनों एलिमेंट में अगर अपन बात करें, इस दोनों एलिमेंट में अगर अपन बात करें तो देखिए कि इस दोनों का ना ही तो मास सेम होगा और ना ही इसका प्रॉपर्टीज सेम होगा। क्या होगा, नहीं तो इसका मास सेम होगा और ना ही इसका प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। इसीलिए डाल्टन साहब ने क्लियरली बोला था ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी एटम है एक गिवन एलिमेंट का, उस सभी का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ठीक है। यहां तक की बात आप लोग की ये दो बातें क्लियर हो गई होगी आई थिंक अभी तक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े तो ये चीज देखने को मिला, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड जो है वो बनता है। देखो यहाँ पे छोटी छोटी जो टर्म्स आ रही है, एलिमेंट्स, एटम, कंपाउंड, आई थिंक ये सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं आगे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड तब फॉर्म होता है जो जब एटम जो होता है डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। सर इसका क्या मतलब है, मान लो एक H2 था, क्या था, एक H2 था और एक O2 था, है ना। ये जब हम लोग का बना तो क्या बना, H2O बना। क्या बना, H2O बना। तो ये H2O बनने के लिए क्या था, H2 प्लस O2 मिलके बना ना। अगर CO2 बनना था तो C प्लस O2 जो था वो हमारा क्या बनाया, CO2 बनाया, है ना। यानी कि इसका रेशियो क्या है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका रेशियो क्या है, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो जो है हमारा वो हमारा 1:2 है। यानी कि जो भी कंपाउंड है वो आप यहाँ पे देखो कि वो एक फिक्स रेशियो में, क्या चीज में, एक फिक्स रेशियो में। वही डाल्टन साहब बोले थे कि जो भी कंपाउंड बनता है वो क्या चीज में बनता है, एक फिक्स रेशियो में बनता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड तभी बनता है जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जब दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक साथ जुड़ते हैं
बट उसका एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। अगर वो एक फिक्स रेशियो में अगर जुड़ रहे हैं एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। अगर अब अगला बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, जितने भी एटम्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, जितने भी एटम्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज करता है। दीज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एटम्स हैं वो ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहाँ पे, जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यानी कि दिस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम लोग जितने भी एटम है उसको ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो चार ये पोस्टुलेट्स थे वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डाल्टन एटॉमिक का पहला थ्योरी क्या था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। क्या था, मैटर जो है इंडिविजुअल एटम से बना होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि एक जो एलिमेंट का आइडेंटिकल अगर एलिमेंट है तो उसके एटम भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उसके प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगे। तीसरा क्या था, एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चौथा क्या था, अगर हम लोग एटम से अगर कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी जो हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे। मैं एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका जेई मेंस का पीवाईक्यू है। क्या है ये, जेई मेंस का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है कंबाइन इन एनी रेशियो, कंबाइन इन एनी रेशियो। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था कि जो हमारा रेशियो होगा कंपाउंड बनाने के लिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा रेशियो क्या है, फिक्स्ड है? नहीं, हमारा रेशियो फिक्स्ड नहीं है। तो जब हमारा रेशियो ही फिक्स नहीं होगा इसका मतलब वो कंपाउंड फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम है हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको पीछे समझाया था कि मान लो कि अगर आपका एक Fe गिवन है तो अगर वो दूसरा Fe भी होगा तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। इनफैक्ट इसका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो वही चीज यहाँ गिवन है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस। अगला जो पार्ट है वो क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर जो है वो इंडिविजुअल एटम से कंसिस्ट करता है। तो यही तो डाल्टन साहब ने बोला था कि मैटर जो है वो क्या चीज से कंसिस्ट करता है, इंडिविजुअल एटम से बन के बनता है। यानी कि जो आपका मैटर है वो एक ऐसा एटम से बनता है जो कि टूटा नहीं जा सकता फर्दर। लेकिन ये चीज बाद में जाके गलत हुआ। लेकिन अगर बात करें डाल्टन साहब का तो यही थ्योरी था। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है और ये पॉइंट भी हमारा सही है। अगला पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ये पॉइंट भी हमारा सही है कि केमिकल रिएक्शन क्या करता है, हम लोग के एटम को रीऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा लग रहा है तो एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये भी आपका जेई मेंस का है। क्या है, जेई मेंस पीवाईक्यू है। तो सोचो अगर जेई मेंस में अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर अगर 2 बार क्वेश्चन आया है, इसका क्या मतलब है कि हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इन मास। हाँ ये चीज तो सही है, क्योंकि डाल्टन साहब क्या बोले थे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास, और एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मासेस। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पार्ट हमारा सही है। अगला पार्ट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर जो है वो क्या चीज से बनता है, ओ यहाँ इंडिविजुअल ना देखे साहब ने डिविजुअल दिया है। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मैटर क्या चीज से बनता है, इंडिविजुअल एटम से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, इंडिविजुअल एटम से मिलके बनता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगला चले, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड तब फॉर्म होता है जब एटम है डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो ये बात सही है,
हमारा कंपाउंड कब बनता है, जब एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट का वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो। अब अगला जो हमारा वो है वो क्या है, ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मासेस। जितने भी एटम है एक गिवन एलिमेंट का, एक जितने भी एटम है गिवन एलिमेंट का, उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इंक्लूडिंग देयर मासेस। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जितने भी एक अगर गिवन एलिमेंट है एफी, तो इस एफी का अगर और भी एफी तुम ले लो, एक और एफी ले लो, इनफैक्ट एक और एफी ले लो, तो ये सबके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज सेम होंगे, सबके प्रॉपर्टीज आपके सेम होंगे, ठीक है। इनफैक्ट सबके मासेस भी आपके सेम होंगे, तो ये पॉइंट भी यहाँ गलत गिवन है। अगला जो पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व डीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, एटम को डीऑर्गेनाइज करता है, तो ये पार्ट भी आपका सही है। यानी कि इसका क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें क्या क्या हो गया, बी एंड डी इसका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्लियर हो गया। आई थिंक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर बाई लक इससे क्वेश्चन आ गया तो आप श्योर शॉट बना के आ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया, बट मैं फिर भी एक बार आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि जितने भी मैटर है हमारे, वो क्या चीज से मिलकर बने हुए, इंडिविजुअल एटम से मिलकर बने हैं। क्या चीज से मिलकर बने, इंडिविजुअल एटम। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एटम्स है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसका डाल्टन साहब का जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो क्या था, डाल्टन साहब ये बोले थे कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो रिऑर्गेनाइज करता है किस चीज को, एटम्स को। किस चीज को, एटम्स को। और एटम जो है वो ना ही तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है थ्रू केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक की बात आई थिंक आप सभी को क्लियर होगी। जो हमारा अगला पॉइंट था सेकंड नंबर, वो क्या था कि जितने भी एटम है एक गिवन एलिमेंट के, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज या फिर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस। यानी कि अगर एक गिवन एलिमेंट है उसके जितने भी छोटे छोटे या फिर वो सेम आइडेंटिकल जितने भी एलिमेंट आप दे दो या फिर उसके जितने भी एटम आप वहां पे दे दो, वो सभी के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। साथ ही साथ अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, इंक्लूडिंग देयर मासेस आर आल्सो भी डिफरेंट। अब जो अगला पॉइंट था वो क्या था कि कंपाउंड ऑफ जो है हमारा जो कंपाउंड है जो कि एलिमेंट से बन के बन रहा है ऑफ डिफरेंट एटम्स, वो क्या होगा, तभी बनेगा जब वो एक फिक्स रेशियो में होगा। कब बनेगा, जब वो एक फिक्स रेशियो में होगा। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जब एटम डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन हो रहा है क्या चीज में, फिक्स रेशियो में। तो आई होप यहां तक में आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। अगर बात करें इस मोल की, तो ये मोल बहुत ही अनमोल है। क्या है, ये मोल बहुत ही अनमोल है। आप जानते हैं अनमोल क्या होता है, बहुत बच्चे शायद ये अनमोल वर्ड पहला बार सुन रहे होंगे, बट मैं उनको बता दूं कि अनमोल मतलब जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, मतलब जो कि जिसका कोई प्राइस नहीं लगाया जा सकता, वो अनमोल होता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग किसी और चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो सबसे ऊपर है। तो ये मोल को अनमोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हमारा किस चीज में, केमिस्ट्री में। अगर हम एक शब्द में आपको मोल समझाने का ट्राई करें, तो मोल एक यूनिट है जो कि हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं मोल पे, फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सर मोल क्या है, तो मोल एक यूनिट है जो कि हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। सर क्यों और कैसे यूज करते हैं, मान लो आप कभी दुकान पे गए और दुकान पे आप जाके बोले कि 1 दर्जन केला दो, उस दर्जन को हम लोग डजन भी बोलते हैं, 1 डजन ऑफ बनानास। अगर 1 डजन आप बनाना का लेने गए तो आपको क्या करेगा, 12 पीस बनाना देगा, 12 पीस आपको केला देगा। बट अगर आप जाके बोलते हो 1 डजन कॉपी चाहिए, क्या बोलते हो, 1 डजन कॉपी चाहिए, तो आपको क्या करेगा, 12 पीस कॉपी निकाल के दे देगा। यानी कि यहाँ से ये चीज हमारा फिक्स हो गया कि जैसे ही हम लोग 1 डजन बोल रहे हैं, वहां से हमको 12 पीसेस का वो काउंट करके हमको दे देगा। उसी तरह जैसे ही हम लोग 1 मोल बोल रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, अगर कहीं भी 1 मोल लगा दे रहे हैं, तो ये 1 मोल लगाने का तुरंत मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मोल को क्यों पढ़ते हैं, ये सारे चीज फर्दर हमें बाद में पढ़ना है। अगर हमसे कोई पूछे इन सिंपल भाषा कि मोल क्या होता है, तो हमें इतना बताना है, मोल इज द यूनिट विच यूज्ड इन अ केमिस्ट्री। मोल एक सिंपल सा यूनिट है जिसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कुछ नहीं है। बस उस यूनिट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। मोल एक बहुत ही बच्चा वाला चैप्टर है, ठीक है, दिमाग में अभी बैठा लेना।
कुछ बड़ा सा सोचना नहीं, अरे यार मोल पढ़ रहे हैं दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे सर, बहुत टफ टफ क्वेश्चन आता है, हमसे तो ना हो पाएगा सर। ऐसा कुछ नहीं है। मोल एक बच्चा वाला चैप्टर है जो आप इजीली पढ़ सकते हो और फटाक से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हमसे पूछो तो इससे बच्चा वाला चैप्टर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस आप लेक्चर को देखते जाओ और लेक्चर को फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं मोल पे। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहीं से बात आता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं तो वो क्या कंटेन करता है, कंटेन एज मेनी यूनिट पार्टिकल एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। क्या? C12 आइसोटोप्स। अब देखो ये क्या चीज कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कहीं भी आप बोल रहे हो कि 1 मोल अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का ये मतलब है कि उसमें उतने नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स होंगे जितने नंबर ऑफ एटम क्या चीज में होंगे, आपके 12 ग्राम ऑफ C12 में होंगे। किस में होंगे? 12 ग्राम ऑफ C12 में होंगे। तो वही चीज यहाँ दे रहा है कि 1 मोल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखो तो 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है। क्या? 12 ग्राम ऑफ C12। अगर ये इससे अगर हम लोग निकाले तो इसको क्या बोल सकते हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यूनिट पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 यूनिट पार्टिकल्स। अब ये जो हमारा वैल्यू है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसी को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉट से या फिर Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो NO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मोल क्या है। तो मोल एक यूनिट है जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, टू दैट नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स ऑफ एटम विच प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ C12। अब सर C12 क्या है, तो वो कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है। दैट्स इट, इतना तक बात क्लियर। अब चलो आगे का जो हमारा बात है वो कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक सिंपल यूनिटरी मेथड है और वहां से हमारा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल बाय 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब मान लो कहीं क्वेश्चन गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल आपका 6.044 इंटू 10 का पावर 23 और पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इतना यूनिट पार्टिकल, तो आपको क्या करना है, जस्ट तो जितना आपका गिवन यूनिट पार्टिकल उसको आपको Na से डिवाइड कर देना है या फिर N नॉट से डिवाइड कर देना है या फिर बोले तो हमें एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है, जिसका वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो 12.044 इंटू 10 का पावर 23 को अगर आप डिवाइड करते हो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मोल, और वही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा, सर आप बार बार ये यूनिट पार्टिकल्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, आप प्रॉपर ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि इतना मोल ऑफ एटम्स, इतना मोल ऑफ आयंस या फिर इतना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, आप यूनिट पार्टिकल्स के टर्म में क्यों खेल के निकल रहे हो। तो ये यूनिट पार्टिकल्स में हम लोग अभी तक इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि मैं आप लोग को क्लियरली समझा पाऊँ कि कब हम लोग को आयन यूज करना है, कब हम लोग को एटम्स यूज करना है और कब हम लोग को मॉलिक्यूल्स यूज करना है। नहीं तो क्वेश्चन वाले हम लोग को यहीं पे फंसा लेते हैं और हम लोग फंस के क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग इस यूनिट पार्टिकल पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे। तो आप भी ध्यान दो कि अगर क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ H2O, यानी कि क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ H2O, तो क्या सर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 H2O एटम्स, क्या लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल के जगह पे क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं H2O एटम्स। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, H2O, थोड़ा डिटेल में समझे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मान लो आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल H2O। तो अगर 1 मोल H2O गिवन है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्या बोल सकते हैं
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ Na प्लस, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? तो देखो, जब Na प्लस गिवन हो गया, अगर सिर्फ हम लोग का Na गिवन होता, ये चीज समझो, NaO2 Na प्लस और H2O, इस तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये चीज समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये जो हमारा Na है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वन एटम ऑफ, या तो वन एटम बोल सकते हैं, नहीं तो एक एलिमेंट तो ये है ही, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो हमारा Na है, वो एक एलिमेंट है जो क्या चीज से बना हुआ है? एक एटम से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? एक एटम से बना हुआ एलिमेंट है क्या? हमारा Na। अगर बात करें O2 की, तो O2 को हम लोग क्या बोलेंगे कि O2 एक मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम से बना है। O2 एक मॉलिक्यूल है जो हमारा दो एटम से बना हुआ है। वहीं पे हमारा Na क्या था? Na हमारा एक एलिमेंट था जो कि एक एटम से बना हुआ था। अगर बात करें इस Na प्लस की, तो Na प्लस क्या हो जाएगा? एक आयन हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाए, तो हमारा क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। अब बात करें सर ये H2O क्या होगा, तो हमारा जो H2O है वो हमारा एक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड क्यों होगा? क्योंकि पहला बात तो ये दो एटम से मिलके बना है और एक फिक्स्ड रेशियो में मिलके बना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि दो एटम से मिलके अगर हम लोग का बना है, या फिर दो एलिमेंट से मिलके बना है जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो आई थिंक यहाँ से आपको कंपाउंड में, आयन में, मॉलिक्यूल्स में और एलिमेंट्स में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि चारों में डिफरेंस क्या है। तो उस हिसाब से देखो, तो आपका H2O क्या है? यहाँ पे कंपाउंड है। Na प्लस आपका क्या है? एक आयन है। और He हीलियम क्या है? एक हमारा एलिमेंट्स है। तो इस हीलियम एलिमेंट्स में हमारा कितने एटम है? एक एटम है कि नहीं है? कितने एटम है? एक एटम है। बट अगर इसी में हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ H2O में, तो 1 मोल ऑफ H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग को एटम के फॉर्म में लिखना था, तो हम लोग क्या लिख सकते थे? देखो, इस मॉलिक्यूल में हमारा कितने एटम है? H2O में हमारे कितने एटम है? देखो एक बार, दो H के और एक O के, यानी कि टोटल 3 एटम है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O एटम्स। ये चीज आपका समझ में आया? आई थिंक ये पार्ट आपका क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि कहाँ पे हम लोग एटम्स यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है 1 मोल ऑफ Na प्लस। क्या है? 1 मोल ऑफ Na प्लस। अब ये 1 मोल ऑफ Na प्लस सर क्या है? तो 1 मोल ऑफ Na प्लस है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयंस। क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयंस। ठीक है, अगर अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? 1 मोल ऑफ हीलियम। अगर 1 मोल ऑफ हीलियम है तो क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 He एटम्स। क्या है? He एटम्स। ये चीज क्लियर हो गया। अगर यहीं पे O2 रहता तो क्या लिखते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स लिखते। ये चीज ध्यान में रखना, वहां O2 एटम्स नहीं लिखते। O2 एटम्स तभी लिखेंगे जब वो एक एलिमेंट हो। क्या हो? वो एक एलिमेंट हो और वो सिंगल में हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने की। क्या निकालने की? मोल निकालने की। जिसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोल क्या होता है? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। क्या है? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब सर इससे क्या मतलब है? तो मान लो हमारा कहीं क्वेश्चन गिवन है कि 12.044 H2O molecules 12.044 इंटू 6⁻0.22 इंटू 10⁻23 H2O molecules are
present in a H2O compound, या फिर आप present in H2O, find number of moles, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। मान लो आपका क्वेश्चन गिवन है 12.044 into 6 power 0.22 into 10 power 23 H2O molecules are present in a H2O, find the number of moles। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो n का हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अच्छा ये गिवन पार्टिकल्स में हमारा क्या क्या आ सकता है, या तो एटम्स, नहीं तो आयंस, नहीं तो मॉलिक्यूल्स, है ना। तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन क्या एन ए, या फिर इसको आप एन नॉट बोलो, या फिर इसी को आप 6.022 टू 10 का पावर 23 बोलो, या फिर इसी को आप एवगार्डोस नंबर बोलो, एवगार्डोस नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या चीज का फॉर्मूला है, एन का। ये एन स्टैंड फॉर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका क्वेश्चन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल कितना था 12.044 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और अपॉन में कितना था आपका, जो हम लोग का लेंगे वो हम लोग एन लेंगे, या फिर 0.622 इंटू 10 का पावर 23 लेंगे। तो इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा कितना बचेगा 12.044 मोल्स बचेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 12.044 मोल्स हो जाएंगे। तो यहां तक की बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी कि हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो, जो हमारा आगे का टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट फिर भी अगर इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा सीरियसली बात कर ले तो आप यहाँ पे फंस जाओगे और आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन खुद में क्रिएट किया गया हुआ है बाकी साइड बुक में और एनसीईआरटी बुक्स में। किसमें, साइंस बुक में और एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर किया गया हुआ, कंफ्यूजन मतलब दिया गया हुआ। तो कंफ्यूजन क्या है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट अलग सा बात करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मान लो कि अगर आपको एक ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ऐसे गिवन है यहाँ 8 और यहाँ पे 16, क्या गिवन है, नीचे में 8 गिवन है और ऊपर में 16 गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता है अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक की बात सबको क्रिस्टल क्लियर होगी। अब बात करें इस एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही था, यही था। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, निकालने की कुछ कोशिश करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे ओ में, 8 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 8 होंगे। अब बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आप यहां से एक एटॉमिक मास टर्म पढ़े थे, जो कि आपका क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां तक की बात क्लियर है, ये आपका क्या था, मास नंबर था। अब यहां से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा,
बताओ, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि कितने हो जाएंगे, मास नंबर कितना 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो ये हमारा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से बच्चों को ये बताया गया कि ये जो तुम्हारा मास नंबर गिवन है, ये जो तुम्हारा मास नंबर गिवन है, यही मास नंबर ही तुम्हारा क्या है, एटॉमिक मास है। यही क्या है तुम्हारा एटॉमिक मास है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। जो आपका मास नंबर है वो आपका एटॉमिक मास बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो आपका मास नंबर है वो आपका एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं कि एटॉमिक मास हकीकत में क्या है। उससे पहले जब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा हम लोग एक आयंस का क्या गेम प्ले हो सकता है उस पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। किस पे बात कर लेते हैं, आयंस पे बात कर लेते हैं। मान लो ये जो आपका ओ था, ये जो तुम्हारा ओ गिवन था, जो कि क्या था 8 और 16 था, ठीक है। क्लियर है। मान लो इस ओ के जगह पे तुमको ओ प्लस गिवन है। क्या गिवन है, ओ प्लस गिवन है। और अब इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब आप बताओ सर, ओ प्लस गिवन है मतलब कि एक प्लस चार्ज हमारा ऐड हो गया है। तो नहीं, ये चीज याद रखना कि एक प्लस देने से आपका नंबर ऑफ प्लस चार्ज ऐड नहीं होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ माइनस चार्ज डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, नंबर ऑफ माइनस चार्ज डिक्रीज हो जाता है। सर इसका क्या मतलब है, एक ऐसे समझो, एक लकीर से, ये एक बड़ा लकीर है, इसको पीछा छोड़ने के लिए दो ऑप्शन है। या तो हम लोग ये लकीर को बड़ा कर लें, ठीक है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस लकीर को हम लोग छोटा कर ले। क्या करें, इस लकीर को हम लोग छोटा करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एक दूसरा लकीर था, हम लोग का ये जो दूसरा लकीर था, इसको हम लोग बड़ा नहीं किए। ये जो हमारा बड़ा वाला लकीर था ना, उसको हम लोग क्या किए, छोटा करके यहाँ तक ले आए, ये वाला पार्ट कट कर दिए। तो अब ये कितना बचा, इतना बचा, और ये वाला लकीर हमारा क्या हो गया, इसके सामने बड़ा हो गया। तो वही चीज हमारा यहाँ पे है। और क्या पता है कि जो हमारा प्लस चार्ज आया, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटॉन हुआ, मतलब एक चार्ज हमारा प्लस हुआ, इसका ये मतलब है कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो अभी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, नहीं 8 था। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात क्लियरली समझ में आई सभी को, ये चीज क्लियरली समझ में आई सभी को। ये चीज याद रखना, जब आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो इसका बहुत नीड होगा, इसका बहुत नीड होगा। अभी आपको लग रहा होगा सर कितना चिंदी सा टॉपिक है, लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये फैक्टर आपको कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, एटॉमिक मास और मास नंबर की, कि एटॉमिक मास और मास नंबर सेम नहीं है। तो सर आपके हिसाब से एटॉमिक मास क्या है, तो हमारे हिसाब से जो हमारा एटॉमिक मास है वो है आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। क्या है, हमारा जो एटॉमिक मास है वो क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, ठीक है। क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इससे आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या हुआ कि हम लोग एक मास नंबर निकालना शुरू किए, ठीक है। क्या निकालना शुरू किए,
मास निकालना शुरू किए। तो मान लो हमारा O2 का मास निकालना था, इसके 1 एटम का, यानी कि सिर्फ O का हमारा मास निकालना था। तो हम लोग एक वेइंग मशीन लिए, क्या लिए, एक वेइंग मशीन लिए, और उसके ऊपर ये एटम डाल के देखे कि इसका वेट हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रोसेस किए, इससे दिक्कत ये हुआ कि मान लो कि बच्चे को क्या क्या याद रहेगा। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम खुद पे सोच के देखो कि तुम क्या एटॉमिक नंबर याद रख रहे हो, मास नंबर याद रख रहे हो, पीरियोडिक टेबल याद रख रहे हो। अब उसके बाद अगर एटॉमिक मास कुछ और नया निकल के आए तो तुम्हारे लिए कितना हेक्टिक हो जाएगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि हमारा एक एटम, क्या किए, 1 एटम ऑफ C12 लिए, क्या लिए, 1 एटम ऑफ C12 लिए, और उसको क्या किए कि हमारा जो एलिमेंट का एक एटम था उससे कंपेयर करके देखे, क्या करके देखे, कंपेयर करके देखे इसके मास के। तो जो हमारा मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट था उसको हम लोग कंपेयर किए 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम से कंपेयर करके देखे। और जो हमारा वैल्यू आया वो क्या निकल के आया, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज आया। पता है क्या आया, वो वैल्यू आपके मास नंबर के ही इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, मास नंबर के इक्वल आ गया। और इसी कारण से ये मिथ हो गया कि आपका जो एटॉमिक मास है, कि आपका जो एटॉमिक मास है वही आपका क्या है, मास नंबर है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर पे, वो ये है कि सर हम लोग C12 ही क्यों लिए, क्योंकि बाकी अगर हम लोग कुछ भी ले रहे थे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब कुछ भी डाल के देख रहे थे तो वहां से हमारा वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हम लोग C12 लिए, यहाँ से हमारा वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर गया। और यही रीजन था कि हम लोग को बार बार C12 लिए। और मोल कॉन्सेप्ट में भी आप देखे होंगे कि 1 मोल का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आई सभी को, यहां तक कोई डाउट। चलो, तो आगे चलने से पहले 2 मिनट आप लोग से बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का अप्रॉक्स लेक्चर 40 मिनट का हो चुका होगा। और ये आज का डे का आपका थर्ड लेक्चर है, तो मुझे पता है कि हमारे सारे बच्चे थोड़े से बोर हो रहे होंगे, ठीक है। पर बोर मत हो, यही कुछ दिन का टाइम है जहां हम लोग को पेशेंस रखना और पेशेंस के साथ अपना पढ़ाई करना है। और इसका रिजल्ट बहुत ही मीठा आएगा, बहुत प्यारा आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसको सेलिब्रेट करने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो देखो, एक लाइन में आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में चर्चित नहीं हुआ। तो यही टाइम है हमारा संघर्ष करने का, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और याद रखना कि हम लोग एक बहुत प्यारा इतिहास रचेंगे। और वॉरियर्स टू कैप में जितने भी बच्चे सक्षम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, हर एक बच्चे रैंकर बन के निकलेंगे, ठीक है। नॉट ओनली रिजल्ट लाएंगे बल्कि रैंकर बन के निकलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग ऑनेस्टी के साथ काम करते जाओ, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर थोड़ा सा लो हो रहे हो कोई बात नहीं है, हमसे बात कर लो, आपको गूगल फॉर्म फिल कर लो, मेंटरशिप प्रोग्राम वहां से आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे चीजें हैं जो फीचर्स है जिनका फायदा उठा सकते हो। तो एक बार जाओ चैनल को अच्छे से एनालाइज करो, वीडियोस को, पुराने वीडियोस को एक बार स्क्रॉल करो, देखो फ्री टाइम में, और उससे पता करो कि आपके क्या क्या फायदे हैं चैनल के, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाँ, इससे पहले हम लोग क्या चीज पे बात कर रहे थे, एटॉमिक मास पे और रिलेटिव एटॉमिक मास पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान दे तो आप लोग देखोगे कि ये कंपेयर है, क्या है, एक कंपेयर है हमारा, किस चीज का कंपेयर है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह मास की बात हो रही है और एटम की मास की बात कर रहे हैं, तो ऊपर भी ये ग्राम में होगा और नीचे भी ये ग्राम में होगा, होगा ना। और जब ये ऊपर नीचे ग्राम होगा तो ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, सर आप बोले थे कि इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन इस टॉपिक पे है कि आपका एटॉमिक मास तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको हर बुक में यूनिटलेस आपको गिवन मिलेगा। बट अगर बात करें एटॉमिक मास की तो आप जाके देखना आपको एनसीईआरटी में एटॉमिक मास का यूनिट गिवन है। बट अगर विद आप दूसरे साइड बुक्स में देखोगे, जो अच्छे साइड बुक्स हैं वहां देखोगे तो आपको एटॉमिक मास में यूनिट नहीं गिवन है, और वो भी क्या है, यूनिटलेस गिवन है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो मास नंबर को ही शायद मान रहा है, और हिसाब से उसका यूनिट वो ग्राम लिख देता है। बट अगर बाकी अच्छे साइड बुक्स की बात करें तो वहां पे आपको यूनिटलेस दिखाया गया है, किसको, एटॉमिक मास को भी, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ही हम लोग के नजर में एटॉमिक मास है। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, वो कंपेयर है किस चीज का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है।
अब चलो आगे चलते हैं इसी पे। तो ये मास और एटॉमिक मास याद होने से पहले कि अगर आप क्या चीज के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, क्या चीज के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो एज अ टीचर मुझे नहीं बोलना चाहिए कि आप जाओ और जाके रट जाओ, ठीक है। किसी भी चीज को याद करो रटो ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, हमको हमेशा बोलना चाहिए कि समझो। और मैं ऐसा बोलता हूँ भी समझो, क्योंकि मैं अगर बाय प्रोफेशन बात करूँ तो फिजिक्स टीचर, तो एज अ फिजिक्स टीचर मैं बोल सकता हूँ कि आप हर चीज को समझ के पढ़ाई कर सकते हो और समझ के ही आप अपना टोटल काम निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें और कुछ कुछ आजकल के एग्जाम पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिल रहा है। लाइक पहले जेई और डब्ल्यूबीसी क्या करते थे कि जो क्वेश्चन देते थे उसमें नीचे गिवन डाटा में आपको मास नंबर गिवन दे देते थे, या फिर बोले तो एटॉमिक मास गिवन रहता था। बट आजकल क्या हो रहा है, अभी के प्रीवियस फ्यू इयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मास नंबर गिवन नहीं है, या फिर बात करें तो एटॉमिक मास गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जहां आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जान रहे हो, बट अगर ये पार्ट आप वीडियो का स्किप कर रहे हो तो वहां पे जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर उस हिसाब से देखें तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जाओ और अच्छे से इस पार्ट को पढ़ाई करो। तो इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में कुछ नहीं है, मैं आपको रटना सिखा रहा हूँ कि आपको जाना है और ये याद करना है कि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1 है, या फिर बात करें एटॉमिक मास कितना है, 1 है। बात करें हीलियम का तो 4 है, लिथियम का 7 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन 17, ऑक्सीजन 16, Na23, Mg24, Ap27, P31, H32, Cl35.5। सर ये 35.5 कैसे आया सर, पॉइंट में कैसे आया? तो अगर हम लोग दो मास को डिवाइड कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस बात है वो डेसिमल में आ सकता है, इसमें कुछ ऐसा शॉकिंग नहीं कि वो सर कैसे आ गया डेसिमल में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, डेसिमल में हमारा आ सकता है, ये बट ऑब्वियस बात है क्योंकि हम लोग दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। CA40 CR55। तो अब यहाँ पे बच्चों का एक और डाउट आता है कि सर जब हम लोग नोट्स खोलते हैं ना, ऐसे जब पेज पलटते हैं तो सर वहां पे मुझे लगता है कि हम तो को हर चीज आता है, सर ये फर्स्ट पेज तो आता ही है, सेकंड पेज भी आता है, थर्ड पेज भी आता है, छोड़ो बंद कर देते हैं नोटबुक क्योंकि ये तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट हमें आता ही है। बट जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे हम भूल जाते हैं और हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि आप क्या करो कि आप जाओ और कॉपी पे ऐसे हाथ रखो, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखो, मान लो H है तो H का याद रखो 1 है, He है तो He का याद रखो 4 है, लिथियम है तो लिथियम का याद रखो 7 है, कार्बन है तो कार्बन का याद रखो 12 है, N है तो N का याद रखो कि 14 है। ऐसे कर करके आप हर का 1 बाई 1 करके रिवीजन करो। जब आप कहीं नोट्स पढ़ने जाओ तो वहां मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास है तो उस चीज को ऐसे एक टॉपिक रखो और कॉपी ऐसे बंद कर दो और याद कर लो कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा हाँ, वो तो कंपेयर होता है दो मास का, मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो ऐसे करके हमको एक एक को रिवाइज करना और ये फॉर्मूला आपको याद हो ही जाना चाहिए। ये जो पेज है ये आपको रटा हुआ होना चाहिए और हर बच्चे का मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट चाहिए। अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं करते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लेक्चर को सिंसियरली नहीं देख रहे हो। तो आपको जाके हर एक बच्चे को कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे ये पेज याद कर लिया, ठीक है। तो आपको हर एक बच्चे को याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये एक ऐसा पेज है जहाँ पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस आपको पता है, बस आपको यही नहीं याद आ रहा है कि अरे यार कार्बन का हमारा मास कितना होगा। मैं एक छोटा सा क्वांटिटी बता रहा हूँ कार्बन जिसका लगभग बच्चे को याद होता है, मान लो पोटेशियम का आपको मास नहीं याद, तो यहाँ पे जाके आप फंस जाओगे और गलती कर दोगे और आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। तो ये सारे सिली मिस्टेक्स को बचने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये स्लाइड आपको मस्ट लर्न करना ही करना है। क्या करना है? लर्न दिस स्लाइड। ये स्लाइड को जाओ और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और आगे की बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलर मास, और इसी को बोले तो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या टॉपिक है? मोलर मास और नंबर ऑफ मोल। तो सर ये मोलर मास क्या है? ठीक है, टॉपिक है मोलर मास, नाम से ही पता चल रहा है, फिर बोले नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो हमारा एक पार्ट है मोलर मास, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें एक मोल का जो है मास निकालना, और यहाँ से पता चल रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ये जो हमारा टाइटल है इसमें हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, पहला मोलर मास और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है मोलर मास, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा मोलर मास है वो हमारा क्या होगा? वो मोलर मास हमारा होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये हमारा क्या होगा? मोलर मास होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे सुंदर हैंड राइटिंग में गिवन है, एम मतलब क्या हमारा? मोलर मास। क्या? मोलर मास। तो ये जो हमारा मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस
मान लो कोई एक सब्सटेंस गिवन है, उसका जो हम लोग 1 मोल निकालेंगे, वही 1 मोल का जो मास होगा वही हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। क्या होगा, मोलर मास होगा। यानी कि मान लो कि एक कोई सब्सटेंस गिवन है, उसका जो 1 मोल पार्ट है, उसका जो हमारा मास होगा वही हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो अगर इस चीज से हम लोग ध्यान दे तो हम लोग को ऐसा पता चल रहा होगा कि जो मोलर मास होगा इसका यूनिट क्या हो सकता है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, क्योंकि हम लोग को 1 मोल का बात निकालना है, कितने का निकालना है, 1 मोल का निकालना है। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ग्राम पर मोल ही हम लोग क्यों लिए हैं, कि ग्राम पर मोल ही हम लोग क्यों लिए हैं। ठीक है, तो चलो इस चीज को थोड़ा और देखने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग को मेन चीज यहाँ ध्यान देना है वो ये वाला पार्ट है कि पहले तो इसका यूनिट लिख देते हैं। मोलर मास का जो हमारा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी को समझते हैं। मान लो कि एक ऑक्सीजन गिवन है, क्या गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, और नीचे में इसके 8 गिवन है। नीचे में क्या गिवन है, 8 गिवन। 8 से क्या पता चल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर। क्या पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर। क्या पता चल रहा है, एटॉमिक नंबर। पीछे मैंने कि बताया था आपको कि अगर एटॉमिक नंबर गिवन है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to number of प्रोटॉन। ठीक है, क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहां से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर पता चला कि O के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू आल्सो 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब अगर आगे का चीज देखें तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, मास नंबर। क्या पता चल रहा है, मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या है, तो आपको मैंने पीछे साथ समझा चुके हैं कि रिलेटिव मास और एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारा मास नंबर है इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब ये मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग इस यहां से अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की, किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये चीज क्लियर है। तो अगर इस सारे फॉर्मूला का हम लोग यूज करें और यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है ये कितना आया, 8 आया। और इसका वैल्यू हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर जब हम लोग मास नंबर की बात की है तो मास नंबर का वैल्यू कितना आया, 16 आया, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए, है कि नहीं। अगर बात करें इसके सिंबल की तो ऑक्सीजन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब निकालना स्टार्ट किए तो एटॉमिक नंबर की हेल्प से पता चला कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 8। वहीं पे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो हमें क्या चीज से पता चला, इसी से पता चला एटॉमिक नंबर से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना, 8। फिर जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने गए तो इस मास नंबर की मदद से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम भी हमारा क्या निकल के आया, 8। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक जब निकल गया तो अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने वहां पे बोला कि जो हमारे साइंटिस्ट निकाले थे तो वहां पे ये चीज पाया गया था कि जो हमारा मास नंबर है वही वैल्यू हमारा किसका निकल के आया था, रिलेटिव एटॉमिक मास का। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, यूनिटलेस था। तो वही चीज आप यहाँ पे देखो कि रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू आपको 16 निकल के आया। क्यों, क्योंकि इसका मास नंबर भी कितना है, 16 है। एटॉमिक नंबर भी 16 आया। और मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 16 एएमयू। कितना आ गया, 16 एएमयू। एएमयू का बात करें तो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। कितना आया, एटॉमिक मास यूनिट। अब एक चीज देखो, एटॉमिक मास को मैंने पीछे ही बोला था कि ये कंफ्यूजन है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ये इसका यूनिट है, और बाकी साइड बुक जो अच्छे साइड बुक से कुछ कुछ वो क्या बोलते हैं, इसका यूनिट नहीं है। तो हम लोग एटॉमिक मास का यूनिट ना ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं
किसका? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। किसका? ये रिलेटिव एटॉमिक मास अलग टॉपिक है और मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक अलग टॉपिक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग निकालने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा? 16 AMU आ जाएगा। AMU का क्या मतलब हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको आप यूनिवर्स मतलब रिवर्स में देखो तो यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम, है ना? एक एटम का मास का यूनिट ही हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक एटम का जो मास का यूनिट है वही हमारा क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये जो 16 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग चाहें तो 16 U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 16 U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है मोलर मास। क्या है? मोलर मास। तो सर ये मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास हम लोग अभी बताएं कि मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो उस हिसाब से देखिए कि इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हमारा हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। आप देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपका मोलर मास का यूनिट, क्या? ग्राम पर मोल। तो इसका मोलर मास का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम पर मोल। अब जब मोलर मास निकल गया और मास ऑफ वन एटम हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? मास ऑफ वन एटम निकाले थे। अब हम लोग मास ऑफ वन मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन जब निकालने जाएंगे तो उसका हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आप बहुत बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो, क्वेश्चन तो आप करवा ही नहीं रहे हो। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए बता दूं कि लेक्चर के लास्ट में हम लोग 7 to 8 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का सर क्या फायदा है? तो इस क्वेश्चंस का आपको ये फायदा है कि ये सारे क्वेश्चन जो है जेई मेंस के क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी के पीवाईक्यूज नहीं है, ये जेई मेंस के पीवाईक्यूज है। तो बहुत बच्चे कहिए अरे सर आप डब्ल्यूबीसी के कोर्स में जेई मेंस का पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हो, इतना ऊपर लेवल का क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो ये चीज जब लोग एनालिसिस कर रहे थे केमिस्ट्री में तो ये चीज देखने को मिला कि जो हमारा जेई मेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ज्यादा ट्रिकी नहीं, जो नॉर्मल बेसिस के क्वेश्चन है उनमें ये देखने को पाया गया कि जो क्वेश्चंस जो इजी लेवल के वो 2 से 3 साल बाद आपको डब्ल्यूबीसी में रिपीट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 2 से 3 साल बाद आपको डब्ल्यूबीसी में वो चीज रिपीट हो जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए। क्या बनाए? एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए। किसका? डब्ल्यूबीजेई 2025 का। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डब्ल्यूबीजेई 2025 के लिए, इसके लिए अलग से कोई सीरीज कोई क्रैश कोर्स कुछ भी ज्वाइन करने का नीड नहीं है। आपको सक्षम सीरीज में ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ये जो हम लोग का स्लाइड बोल रहा है इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एक बार ध्यान से ध्यान दो। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है H2O के बारे में। किसके बारे में? H2O के बारे में। तो सबसे पहले H2O सभी बच्चे को आई थिंक पता होगा कि H2O फॉर वाटर। H2O किस चीज के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, पहले हम लोग इसको निकालना सीखते हैं। किसको निकालना सीखते हैं? मॉलिक्यूलर मास को। सर ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक कंपाउंड में, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक कंपाउंड में, वो सभी के मास का सम होता है। ठीक है, वो सभी के मास का सम होता है। क्या होता है वो सभी के मास का सम? वो सभी के मास का सम आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं, निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। क्या सीखना है? कि मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो देखो, मॉलिक्यूलर मास हम लोग का किसका पूछ रहा है? H2O का। H2O से आपको क्या समझ में आया? H2 और एक O वाला पार्ट है। ठीक है, अब इस H2 से क्या समझ में आया? H प्लस H प्लस O। अब यहाँ पे एक एक एटम का बात करें, इस H का मास कितना? 1।
इस H का मास कितना 1, इस O का मास कितना 16, यानी कि टोटल मास हमारा कितना 18। टोटल मास हमारा कितना हो गया 18 हो गया, यानी कि अगर H2O का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम लोग कितना निकलेगा 18 निकलेगा। H2O का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये चीज क्रिस्टल क्लियर होगा सभी को, सभी को ये पार्ट क्रिस्टल क्लियर आई थिंक हो गया होगा। तो चलो यहाँ पे देखिए कि मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब बात करते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। किस चीज की बात कर रहे हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 18 AMU। कितना आ जाएगा 18 AMU। AMU स्टैंड फॉर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, एटॉमिक मास यूनिट। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 18U भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर मोलर मास की, तो मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सर मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है हमारा, वो है एन। एन किस चीज के लिए स्टैंड करता है, नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, मास नंबर कितना 14, है कि नहीं। यहां तक की बात क्लियर। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर होगी। अब देखो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि एटॉमिक नंबर अगर हमारा 7 आया यहां से देख के, तो इसका मास नंबर कितना आया 14 आया यहां से देख के। तो इस एटॉमिक नंबर से हमें पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 7, और नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना 7। बट इस मास नंबर से जब हम लोग कैलकुलेट करने गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया 7 आया। क्यों आया, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब जब हम लोग अगला टॉपिक आए रिलेटिव एटॉमिक मास पे, किस चीज पे, रिलेटिव एटॉमिक मास जब अगला टॉपिक आया तो वो कितना आ गया हमारा 14 आ गया। कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। जब हम लोग एटॉमिक मास निकालने गए वो भी हमारा कितना हो गया 14 हो गया, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दोनों हमारा एक कंपेयर है, किसका, मास ऑफ वन एटम अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। तो इस दोनों कंपेयर में ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है और वो यूनिटलेस हो जाता है। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन निकालने गए तो वो हमारा कितना आ गया 14 AMU, और मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालने गए तो 14 ग्राम, और मोलर मास निकालने गए तो 14 ग्राम पर मोल आ गया। मोलर मास निकालने गए तो कितना आ गया 14 ग्राम पर मोल आ गया। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। क्या करना, कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चलो इस पे ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, तो अब बात करते हैं ये जो फॉर्मूला हमारा गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या गिवन है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मान लो क्वेश्चन में गिवन है 36 ग्राम ऑफ H2O। क्या गिवन है 36 ग्राम ऑफ H2O। तो इसको अगर हम लोग निकाले कि इसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या होगा, क्या निकालना है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा इसको देखो। तो इसको निकालने के लिए गिवन मास कितना 36 ग्राम, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। H2O का मॉलिक्यूलर मास हम लोग पीछे निकाले थे कैसे, एक H प्लस एक और H प्लस O का 16 यानी कि 18। तो वहां से हम लोग ये 18 लिए, तो 16/18 यानी कि 2 मोल। तो ये कितना हमारा निकल के आया 2 मोल। कितना निकल के आया 2 मोल, यानी कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हमारा कितना हो गया 2 मोल हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो कि अगर एक मोल है H2O का, ठीक है, कितना, एक मोल है H2O का, तो वो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23।
अगर हम लोग 2 मोल ऑफ H2O लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, यानी कि जितना नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ n, वहां n से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n इंटू एवगार्डोज नंबर। कितना? n इंटू एवगार्डोज नंबर। तो ये हमारा एक तरीके से यूनिटरी मेथड हो गया कि एक मोल का इतना तो 2 मोल का 2 इंटू इतना। एक मोल का n है तो 2 मोल का कितना 2n है। अगर 3 मोल होता तो 3n है। अब 36 ग्राम ऑफ H2O यानी कि कितना हो गया 2 मोल ऑफ H2O। 36 ग्राम ऑफ H2O यानी कि 2 मोल ऑफ H2O, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। कितना हो जाएगा 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक की बात आई थिंक अब सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर अब कोई पूछे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना हो जाएगा, कितना 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना हो जाएगा, तो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब कितना 3 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 ATM। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग निकाले तो कितना आ जाएगा हमारा 2 नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू एन नॉट इंटू 3, है कि नहीं। अब ये चीज आप समझने की कोशिश करो क्या हम बोल रहे हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन में यहाँ पहले क्या निकाले हम लोग नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर अब हमको निकालना पड़े कि नंबर ऑफ H2O एटम्स, तो कितने एटम्स होंगे 3 होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग निकालने जाएं तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि पहले हम लोग ये n का ये n आएगा, फिर ये n नॉट का हमारा n नॉट आएगा, और उसके बाद ये हमारा एटोमिसिटी आएगा। ये एटोमिसिटी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, हमारा एटोमिसिटी हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर हम लोग इसको निकालने जाएं तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 36 अपॉन हमारा 18 आया। ठीक है, इंटू हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद हम लोग जब निकालने गए किसका पूरे का नंबर ऑफ एटम्स का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ, एक और 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर ये हमारा इंटू में क्या हो जाएगा Na हो जाएगा। कितना हो जाएगा Na हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया यानी कि 2 इंटू 3Na, यानी कि कितना हो गया 6Na। यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम्स में हम लोग बात करें तो हमारा कितना निकल के आएगा 6Na निकल के आएगा। तो आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल एक रेफरेंस देता हूं। आपने एक शायद मूवी देखा होगा, आपने एक मूवी देखा होगा, मूवी का नाम है पति पत्नी और वो। मूवी का नाम है पति पत्नी और वो। तो सर आप यहाँ पे मूवी पढ़ाने आए हो क्या, पति पत्नी और वो? तो नहीं, मैं आपको मूवी नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। पर ये केमिस्ट्री हमारा पति पत्नी और वो से थोड़ा सा कनेक्टेड है। क्या है, थोड़ा सा कनेक्टेड है। बहुत कोई इसको लव ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लव ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लव ट्रायंगल को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग किसको समझ रहे हैं, पति पत्नी और वो को समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखना है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक जो पार्ट है वो हमारा पति है, एक पार्ट हमारा पत्नी है, और एक पार्ट जो है वो है। अब इस वो क्या है उसको हमको समझाने की आई थिंक आप सभी को नीड नहीं होगा, आप लोग एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ तक तो आप इतना समझदार हो कि आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। मान लो ये जो हमारा पति है वो हमारा हो गया नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, या फिर मान लो जो हमारा पति है वो हो गया हमारा मोल्स। ठीक है, मोल्स हमारा क्या हो गया पति हो गया, ये हमारा पत्नी हो गया, और ये क्या हो गया वो हो गया मास इन ग्राम। अब यहां से देखो इस नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या है क्वेश्चन में अगर गिवन है नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, और उससे आपको मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। किससे, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल से। तो आप नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल से मोल कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, Na से। अगर नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर रहे हो Na से, तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। वहीं पे अगर मान लो आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा
नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, यानी कि मोल्स को अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक की बात आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की अगर बात करें हम लोग कि अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और इससे अगर हमें निकालना है मास इन ग्राम, क्या निकालना है, मास इन ग्राम। अगर हमें मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। ये एमएम किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है आपको, ये एमएम आपको स्टैंड कर रहा है मोलर मास के लिए, ठीक है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मोलर मास के लिए। तो एम फॉर आपका मोलर मास हो गया, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या निकल के आएगा, मास इन ग्राम निकल के आएगा। वहीं पे जो आपका मास गिवन मास है, उस गिवन मास को अगर आप डिवाइड कर रहे हो मोलर मास से, क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो मोलर मास से, तो आपको क्या निकल के आएगा, मोल्स निकल के आएगा। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल गिवन होता है और मास पूछ देता है, या फिर मास गिवन होता है नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल पूछ देता है। तो आपका इससे आपको मोल्स के थ्रू होते हुए आपको कहां पे पहुंचना होगा, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल के पास पहुंचना होगा। क्या करना होगा, आपको मोल्स से होते हुए आपको नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स के पास पहुंचना होगा। वही चीज आपको यहाँ पे गिवन है कि अगर एन जो है वो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होगा, या फिर अगर एन इंटू मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं तो हमारा गिवन मास निकल जाएगा, ठीक है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल को अगर आप डिवाइड कर दे रहे हो किससे, Na से, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल को अगर आप Na से डिवाइड कर दे रहे हो तो आपका क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ रहा है। या फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, यानी क्या निकल के आ रहा है, मोल्स निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, मोल्स निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स को डिवाइड कर रहे हो Na से तो क्या निकल के आ रहा है, आपका मोल्स निकल के आ रहा है। वही मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो Na से तो क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स निकल के आ रहा है। तो ये ऊपर वाली चीज को यहाँ समझाया गया, तो यहाँ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा हमारा नहीं। अब जो हमारा अगला कंडीशन आता है वो होता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें क्या समझना है, आइडियल गैस होता क्या है, ठीक है। आइडियल गैस होता क्या है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं कि आइडियल गैस क्या होता है। मान लो कि ये हमारा छोटा छोटा गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके ये वाल कंटेनर का वाल है, वाल ऑफ कंटेनर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको टकराएगा, ये यहाँ टकराएगा। तो जब ये यहाँ पे टकराएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जॉर्ट करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जॉर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जॉर्ट करेगा। कुछ ना कुछ ये जो गैस है ये आपका एक वॉल्यूम लेके बैठा होगा, और ये जो गैस और ये जो वॉल्यूम है कोई ना कोई एक टेम्परेचर पे होगा, जो टेम्परेचर आपका क्या होगा, केल्विन में होगा। किस चीज में होगा, केल्विन में होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो आइडियल गैस होने का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन ये होता है कि सबसे पहला कि जितना वॉल्यूम ऑफ आपका गैस है अगर इसको हम लोग एक जगह लाएं तो एक छोटे से पार्ट में आके हमारा समिट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, छोटे से पार्ट में हमारा आके समिट जाए। अब बात करें अगर आइडियल गैस की तो इसमें हम लोग हीलियम ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी ये सब में से कोई भी आइडियल गैस नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन लेते हैं कि ये सब एक आइडियल गैस है। क्या लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं कि ये सारे जो हमारे गैसेस हैं वो क्या है, आइडियल गैस है। कौन कौन से, हीलियम हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, ये सब जितने भी हमारे क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। अब बात आता है कि अगर ये आइडियल गैस है तो हमारे लिए एक इक्वेशन हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू NRT। अब सर इसमें ये क्या है, तो यहाँ जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, P जो है हमारा प्रेशर है, V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, N हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, T क्या है हमारा, टेम्परेचर इन केल्विन, और बात करें R की तो क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अराउंड 0.0821 के आसपास रहता है, ठीक है। तो चलो
यही चीज यहाँ पे आपको गिवन है कि n नंबर ऑफ मोल्स है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है जिसका नाम है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आगे सॉल्व करने को मिलेंगे फॉर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग एक टर्म पढ़े प्रेशर जिसका हम लोग ऐसा यूनिट एटीएम ले सकते हैं, एक टर्म पढ़े टेम्परेचर जिसका ऐसा यूनिट हम लोग केल्विन ले सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग पढ़े क्या वॉल्यूम जिसका ऐसा यूनिट हम लोग लीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्टली आपको लीटर या डायरेक्टली केल्विन नहीं गिवन होगा, ठीक है, या डायरेक्टली आपको एटीएम नहीं गिवन होगा। तो उसमें आपको यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं पढ़े, अगर आप ये स्लाइड नहीं पढ़े, तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आते हो क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्ट ही करने नहीं आ रहा है। इसलिए यूनिट कन्वर्जन बहुत नीडेड है। अगर बात करें यूनिट कन्वर्जन में, तो सबसे पहले बात करें प्रेशर वाले टर्म की, तो अगर अगर 1 एटीएम गिवन है, इसका मतलब है 1,1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1,01,325 पास्कल। इससे हमें ये पता चला कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हमारा क्या है? पास्कल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हमारा पास्कल है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.01325 बार, या फिर 760 टॉर, या फिर 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये mm ऑफ Hg का बात करें तो इससे हमें ये समझ में आया कि 1 टॉर इक्वल्स टू mm ऑफ Hg होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि 760 टॉर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। ये वाला पार्ट याद रखना, 90% क्वेश्चन तुमको यहीं से आएगा, 760 mm ऑफ Hg। 760 अगर mm ऑफ Hg पढ़ लिए तो समझो मोल कॉन्सेप्ट का 90% क्वेश्चन में यही टर्म आपको यूज करता हुआ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 10 का पावर 3 मीटर क्यूब, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। या फिर अगर बात करें तो 1 लीटर कितना के इक्वल हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब के। कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब का। ये आपको बार बार यूज करता हुआ आपको क्वेश्चन में दिखेगा। या फिर आप इसको 1000 ml बोल सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है आप इसको 1 ml बोल लो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, या फिर सीसी बोल लो। क्वेश्चन में ये सारे में से कोई भी एक टर्म आपको गिवन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? या तो ml होगा, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, नहीं तो सीसी भी गिवन हो सकता है। क्या हो सकता है? सीसी भी गिवन हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सेंटीमीटर क्यूब गिवन है या फिर सीसी गिवन है, ठीक है। तो चलो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। मान लो कि क्वेश्चन में आपको डेंसिटी निकालने के लिए दे दे। क्या निकालने के लिए दे दे? डेंसिटी निकालने के लिए दे दे। अब सर हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर अब हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो डेंसिटी निकालने के लिए एक नॉर्मल आप पहले फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या पढ़े थे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब इसको हम लोग अगर एन को यहाँ पे हम लोग देखें, या फिर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीवी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एन को हम लोग लिख सकते हैं ना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आर को आर और टी को टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ना। अब इस मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाओ और इस v को इधर ले जाओ, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? p इंटू एम एम मॉलिक्यूलर मास को मान लो, तो हमारा गिवन मास यानी कि m अपॉन v इंटू आर टी। अब मास अपॉन वॉल्यूम, शायद आप लोग को बचपन का याददाश्त तेज हो तो आपको पता होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? यानी कि हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी आर टी। अगर डी निकालना तो हम लोग लिख सकते हैं P इंटू एम अपॉन आर टी। लिख सकते हैं ना डी को? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आई थिंक यहां तक का डेरिवेशन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे हैंड राइटिंग में समझो, क्योंकि मेरा राइटिंग में रहेगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो देखो वही चीज यहाँ समझाया कि आइडियल गैस का आपका इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये पीवी का पीवी रह गया, इस एन के जगह पे हम लोग क्या किए? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दिए, है कि नहीं किए? अब जो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम है, अगर इस पे हम लोग बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाता है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन एम हो जाएगा।
अब इस m को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Pm इक्वल्स टू RT इंटू डी हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि Pm अपॉन RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा, है कि नहीं। Pm इक्वल्स टू डी RT, और यहां से हमारा D क्या आ गया, Pm अपॉन RT, क्या आ गया, Pm अपॉन RT। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो है कि अगर क्वेश्चन में आपको जीरो डिग्री सेल्सियस गिवन है, कितना, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसका मतलब है आपको क्या गिवन है, 273.15 केल्विन, कितना, 273.15 केल्विन। मान लो अगर अब आपका 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा बताओ, 273.15 प्लस 25 केल्विन। समझ में आया। तो जब भी हमारा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या फिर हम लोग ये डी इक्वल्स टू पीएम बाई आरटी निकाले, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या चीज में होना चाहिए, कैल्विन में होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए, कैल्विन में होना चाहिए। तो वही आपको कन्वर्जन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब एक जो कन्वर्जन है वो ये है हमारा कि जब हम लोग यहाँ पे पढ़े पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि आपका आर तो हमेशा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में ना कुछ एक फिक्स टी जो है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, क्या क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को ये पाया गया कि ये कंटिन्यू बार बार क्वेश्चन में आपको रिपीट होता है, क्या होता है, बार बार ये चीज आपके क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो जब ये रिपीट होता है तो क्यों ना हम लोग इसका जो वैल्यू का टी है और इंटू आर करके इसका एक फिक्स वैल्यू हम लोग याद कर ले, क्या कर ले, याद कर ले। क्योंकि डब्ल्यूबीजी हमारा क्या ढूंढता है, डब्ल्यूबीजी हमारा टाइम मैनेजमेंट ढूंढता है कि कितना जल्दी हम लोग टाइम मैनेज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हम लोग कर ले तो शायद हम लोग का कुछ टाइम बच जाएगा। तो उसी चीज को यूज करके यहाँ से आर का जो हमारा वैल्यू था 0.0821, इसको हम लोग 273 से इंटू किया तो हमारा कितना आ जाएगा 22.4, यहाँ किए तो 24.46 और यहाँ किए तो हमारा आ गया 24.6। सबसे पहले इस डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या किए, केल्विन में कन्वर्ट किए, यहाँ भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया और यहाँ भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इंटू किया तो हमारा वैल्यू ये आ गया 22.4, 24.46 और 24.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको जुबान पे याद होना चाहिए और याद करके आपको कमेंट में मैसेज करना है, हाँ सर हमने याद कर लिया। अब जो हमारा एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या होता है, इसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर लेते हैं। तो जो हमारा ओल्ड जमाना था, पुराना जमाना, उसमें हम लोग क्या लिए थे कि टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लिए थे और प्रेशर को क्या लिए थे 1 atm लिए थे। बट अभी न्यू कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग क्या लिए हैं, टेम्परेचर को लिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बट प्रेशर को हम लोग लिए हैं कितना 1 बार, कितना लिए हैं 1 बार। ठीक है, अब इससे हमारा डिफरेंस क्या आया, इससे हमारा डिफरेंस ये आया कि पहले के टाइम में इसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आ रहा था, देख तो कितना देर का वीडियो होगा, 40 तो हो गया होगा, आधा घंटा तो आराम से। ठीक, पता भी चला तो कोई दिक्कत नहीं है। पैच के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें थोड़ा कम विजुअल है, इसमें पैच में ज्यादा। तो जो हमारा ओल्ड कन्वेक्शन है उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 22.4, और न्यू के हिसाब से आएगा कितना 22.7। ओल्ड के हिसाब से आएगा 22.4 और न्यू के हिसाब से कितना आएगा 22.7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप सभी को आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है, आपको एक वॉल्यूम गिवन है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है।
और आपका वॉल्यूम क्या है, गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब हम लोग उसको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल के लिए न्यू कन्वेक्शन के हिसाब से क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22/7 और ओल्ड कन्वेक्शन के हिसाब से 22.4 कर देंगे, और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे शायद हम लोग का अब थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है और यहाँ से हमारा क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट होता है। क्या होता है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है और क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है। बात करें कितने क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, ये आपका, ये जो हमारा पांच क्वेश्चंस है, ये जो हमारा पांच क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे सॉल्व करो। क्या करो, इन पांचों क्वेश्चंस को एक बार आप घर पे सॉल्व करो, और नेक्स्ट इन क्वेश्चंस का आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सारे पांचों क्वेश्चंस को आपको खुद से घर पे सॉल्व करने हैं, और पांचों का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे एक दिन में आपको मिल जाएगा 24 आवर के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। इसी तरह देखते रहो और अपना रिव्यू जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सक्षम सीरीज कैसा लग रहा है। आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होगे। तो आज के लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक ऑलरेडी 1.5 आवर का लेक्चर हो चुका होगा, इसीलिए क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हुए आपको दिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।